अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। ईद की तैयारियों में लगे हुए होंगे। कुछ लोग बकरे लेने गए होंगे, कुछ लोग बैल लेने गए हुए होंगे और कुछ मेरी तरह, जैसे मैंने कल कहा था, पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। तो उम्मीद है सारे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा कुछ कबूल करे अल्लाह, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गोश्त खाने की तौफीक अता फरमाए। जिन बच्चों ने सलाम किया इन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। आज हम फिर से अपने पुराने टाइम पे लेक्चर लेने के लिए आए हैं, ठीक है। तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब हम लोग नए नए MD कैट नम्स के सेशन में जो है ना वो एनरोल हुए थे। ले जी, ये क्या कमेंट है जी? खजीमा, स्टूडेंट घर पे मज़ा आता है पढ़ने का या नहीं? बेटे नहीं, स्टूडेंट से ना पूछें, मुझसे पूछें, ठीक है। आपस में बात करना आपको पता है टीचर की मौजूदगी में अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। चलें जी, घर पे मज़ा पढ़ने का नहीं आता तो घर पे आज लेक्चर लेने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। बेटे मूड बना देते हैं आपका, टेंशन न लें आप, ठीक है। अभी आपको जो है ना नोट दिखाएंगे, आपका मूड बन जाएगा, टेंशन न लें। ईदी दें आपको आपका मूड बनाने के लिए। स्टूडेंट का मूड नहीं है लेक्चर लेने का, उसको ईदी दे के लालच देते हैं। क्या ख्याल है सर जी? मैंने भी मूड नहीं है। अच्छा, पढ़ाने का? नहीं, पढ़ने का। अच्छा, आप कौन है? सर आज रह गए, आज सर आज रहने दें, आज का लेक्चर रहने दें। वाह क्या खूबसूरत बात की है, आज का लेक्चर रहने दें। मैं कह रहा हूँ कि आज जो है ना आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दें, ये वाला आप कह रहे हैं रहने दें। चलें बाकी लोग भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। हाँ जी, बाकी लोगों तक बात कैसे पहुँचेगी? अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को कल कह गया था कि हम लोग जो है ना वो 36 ATP देखेंगे कैसे बनते हैं। सो बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में देखना क्या बनता है। ग्लाइकोलिसिस के अमल में आपको पता है 2 ATP बनते हैं, ठीक है। 2 ATP ग्लाइकोलिसिस के अमल में बनते हैं, ठीक है। एक्चुअली बनते 4 है ना, 2 यूज़ भी हो जाते हैं, तो हम कहते हैं जी इसमें 2 ATP हमारा जो है ना वो नेट गेन है। चलें बाकी बच्चे आ जाएं, अभी तक जो है ना बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया। सरफरान से कहें ईदी के तौर पे हमें 500 का बैलेंस ही कर दें। सर जब तक 70 बच्चे ना आए आपने पढ़ाना नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात की आपने। चलें बच्चे बढ़ रहे हैं, 40 तक हो जाए ना फिर मैं आप लोगों को जो है ना वो करवा देता हूँ काम, ठीक है बच्चों, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। सर जी फिर आज कम पढ़ा देना आप, ठीक है बेटे। सर आप इस टाइम ये कहते हुए लग रहे हैं कि आपने घबराना नहीं असाइनमेंट्स नहीं देखी कि आपने देखी हैं बेटे, देखी हैं, अच्छी हैं माशाल्लाह आपकी असाइनमेंट्स अच्छी हैं, खुशी हुई देख के। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस ये भी हुआ कि सब ने नहीं सेंड की, सब ने सेंड नहीं की। सर आप पढ़ाएं, 70 के चक्कर में ये जो थ्योरी बहुत बच्चे हैं वो भी भाग जाएं। नहीं बेटे ये नहीं भागते, ये मेरे अपने हैं। सर आज रहने ही दें, वैसे भी बातें कर लेते हैं, प्लीज़ सर रहने दें। बेटे नहीं, आप पढ़ने आ गए हैं तो पढ़ के ही जाएंगे। लें बेटे, अब हम गिनते हैं अपने ATP। 2 ATP ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं बच्चों, ठीक है। 2 NADH ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं, 2 NADH। उसके बाद पायरुवेट बन जाता है। पायरुवेट की जब ऑक्सीडेशन होती है तो इसकी ऑक्सीडेशन में भी 2 NADH मिलते हैं। पता क्यों? क्योंकि एक पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से, हाँ जी, एक पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से जो NADH मिलता है, 2 पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से फिर 2 NADH मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रैब साइकिल चलेगा। आपको पता है क्रैब साइकिल
करब साइकिल जो है, अल्लाह भला करे आपका, वो 3 NADH देता है, 1 ATP देता है और 1 FADH देता है। लेकिन चूंकि 2 मरतबा करब साइकिल होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जैसे हमने उसको किया है। तो इससे हमें 2 ATP मिलेंगे अलग से, और इससे हमें 6 NADH मिलेंगे अलग से, और 1 के बजाय 2 FADH मिलेंगे, 1 के बजाय 2 FADH2 मिलेंगे। ये करब साइकिल, ये करब साइकिल। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी चेन होगी, रेस्पिरेटरी चेन में क्या क्या होगा आपको पता है? रेस्पिरेटरी चेन के अंदर हमारे पास ये NADH, ये वाले NADH, ये वाले NADH और ये वाले FADH काम आएंगे, और ये काम आने के बाद क्या करेंगे? ATP बना के देंगे। सो इस रेस्पिरेटरी चेन से पहले मैं ये वाले लिख देता हूँ, 2 FADH 4 ATP बना के देंगे, सबको पता है 1 FADH से 2 ATP बनते हैं। 6 NADH ये वाले जो है ना, ये आपको बना के देंगे 6 3 18 ATP, 18 ATP आपको ये बना के देंगे। ये 2 एज इट इज आपने लिख देने हैं, और उसके बाद ये वाले 2 NADH भी आपको 6 ATP बना के देंगे। अब देखें क्या रह गए भाई, ये रह गए हैं ये वाले 2 NADH। आमतौर पर बनाते तो 6 ATP हैं, लेकिन चूंकि पायरुवेट ने माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करनी होती है? मूवमेंट करनी होती है। सो 2 ATP यहाँ पे खर्च हो जाते हैं, 2 ATP यूज़ हो जाते हैं इन ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट में 2 ATP यूज़ हो जाते हैं तो पीछे 4 ATP बच जाते हैं, 4 ATP। ये ट्रांसपोर्ट कौन सी है? सबको पता है कि ये पहले वाला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद करब साइकिल शुरू होता है। सो इसलिए ये वाले 2 NADH 6 के बजाय 4 ATP आपको बना के देंगे, और ये 2 ATP एज इट इज हम लोग मेंशन करेंगे। अब आप लोग इनको टोटल करें, टोटल कितने ATP बने हैं? हाँ जी बच्चों, टोटल करो, ऐड करो, इन सबको कैलकुलेट करो, आपके पास क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी बच्चों, इनको कैलकुलेट करो, क्या आंसर आ रहा है? सिर्फ यहाँ पे एक एम्बिग्विटी है, वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि पायरुवेट जब ऑक्सीडाइज होता है, उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स में से अंदर डिफ्यूज होना होता है, ट्रांसपोर्ट होनी होती है उसकी। तो उस ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 ATP खर्च हो जाते हैं, तो पीछे फिर 6 के बजाय 4 ATP बचते हैं। हाँ जी बच्चों, गिनो कितने ATP बने? कितने बने? 36 ATP। कितने बने? 36। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कितने ATP बनेंगे जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी? मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन में मीजोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बताओ इनके अंदर कितने ATP बनेंगे? प्रोकैरियोट्स के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो मेरे बच्चों बताओ कितने ATP बनेंगे? क्या आपको याद है? नहीं याद? तो याद रखें, प्रोकैरियोट्स के अंदर 38 ATP बनेंगे। वजह पता क्या है? ये बैक्टीरिया है, उनकी सारी चीज़ें, सारे स्टेप साइटोसोल के अंदर ही पूरे हो जाते हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफ्यूज होना नहीं पड़ता, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। सो जितने ATP बनते हैं ना, उतने ही उनके हम लिखेंगे, बिकॉज देयर इज नो नीड टू ट्रांसपोर्ट पायरुवेट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो उनमें बच्चों 38 ATP बनेंगे, मुकम्मल 38 ATP। ठीक है, उनके ये वाले 2 इस्तेमाल नहीं होंगे, ये 2 भी काउंट किए जाएंगे तो 38 हो जाएंगे, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। चलें बच्चों, जिन बच्चों ने ये पहली मर्तबा कैलकुलेट किया वो आप में से कौन कौन से हैं? मैं का बताएं, मैं ईमानदारी से बता दें, सिर्फ जो है ना मैं चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, किस बच्चे ने पहली मर्तबा ये 36 ATP कैलकुलेट किए हैं? ये सबको पता है हर NADH से 3 ATP मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको 3 से मल्टीप्लाई किया। और ये 1 के बजाय 2 क्यों है? क्योंकि 2 मरतबा करब साइकिल चलता है,
मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके ये मैंने आपके सामने आंसर लिखे हैं। दो पायरुवेट बनते हैं ना एक ग्लाइकोलिसिस के, दो जो है ना वो बार ऑक्सीडेशन होगी और 2 बार क्रब्स साइकिल। शाबाश, चलें जी, माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने पहली मरतबा कैलकुलेट किए हैं। सो बच्चों आपको अब अंदाज़ा हो गया, अब आप लोग कभी ये वाले एमसीक्यूज गलत नहीं करेंगे। हम चलते हैं बच्चों जी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लें जी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेस्पिरेशन में बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज, इन तीनों में क्या फ़र्क है, ये यस और नो, कि मैंने आपको एक्सटर्नल, इंटरनल रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज में फ़र्क बता दिया था। हाँ जी बच्चों, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। हाँ जी बताया था ना। चलें, इसका मतलब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें अब हम डायरेक्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चलते हैं। और जो आप सबको पता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है ना वो एयर पैसेज वे है, एयर पैसेज वे, और दूसरा हिस्सा जो है ना वो लंग्स हैं, या समटाइम इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि हल्क तक होता है, हलक तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, फेरिंग्स तक, और उसके बाद नीचे वाला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। तो एयर पैसेज वे में नाक यानी नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज़, और उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई तक एयर पैसेज वे, और उसके बाद आगे लंग्स आ जाते हैं। इस लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं और उनके अंदर अल्विलाई होते हैं। सो वन बाय वन हम इन सारे क्या नाम है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं नॉस्ट्रिल्स, नोज कह लें। सबसे पहले क्या आता है जी, नोज आता है। नोज से एसोसिएटेड कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले नोज से एसोसिएटेड जो हिस्से होते हैं वो नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं। नॉस्ट्रिल सुराखों को बोलते हैं, ये जो सुराख हैं इनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इनसे हवा एंटर होती है। नाक के अंदर जो कैविटी होती है ना बच्चों उसको नेजल कैविटी कहते हैं, नेजल कैविटी। और ये नेजल कैविटी हड्डी के जरिए डिवाइड हुई है 2 हिस्सों के अंदर, 2 हिस्सों के अंदर ये पार्टीशन्ड है। और याद रखें हर कैविटी जो है ना वो 3 पैसेज वेज में आगे जाके डिवाइड होती है। फंक्शंस आपने इनके पढ़े हुए हैं। इस नेजल कैविटी के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको इसके अंदर हेयर मिलेंगे, हेयर मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो कि नॉस्ट्रिल के अंदर ही मौजूद है। नेजल कैविटी जो कि नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो जाती है, सो मैं हेयर नेजल कैविटी में ही मेंशन कर रहा हूँ। हेयर के अलावा आपको यहाँ पे म्यूकस मिलेगा, म्यूकस के अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? सिलिया मिलेंगे। सिलिया कहाँ से आए भाई? यहाँ पे सिलिया आते हैं एपिथेलियल सेल से। अगर मैं आपको नाक के अंदर वाली लाइनिंग बताऊं, नाक के अंदर वाली लाइनिंग कुछ इस किस्म की होगी। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, लेकिन ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, सिलिएटेड, इनमें सिलिया लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो फ्लूइड या जो चीज़ होती है, सब्सटेंस होता है बच्चों, वो म्यूकस होता है। ये लाइनिंग है, नाक के अंदर वाली जो लाइनिंग है उसकी मैं डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। ये म्यूकस है, ये हो गए सिलिया, ठीक है, ये सिलिया, ये एपिथेलियल सेल्स, या इनको हम एपिथेलियम कह दें, ये पूरी एपिथेलियम है एक। और ये बच्चों म्यूकस है जो कि एपिथेलियल सेल से ही रिलीज होता है। ये मैंने नाक के अंदर वाली जो कैविटी है, नाक के अंदर वाली, बेटे इररेलेवेंट कमेंट्स ना करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछता तो आपको
जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ये वाले क्वेश्चन कीजिए। तो बेटे ये एपिथीलियम ऐसी है जो सिलिया वाली है, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ था कि सिलिएटेड एपिथीलियम होती है, ठीक है। ये म्यूकस इसकी सतह पे मौजूद है, सरफेस में मौजूद है। सो ये म्यूकस मेम्ब्रेन बन गई है, मीन ये जो एक लेयर बन गई है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो है ना, नेजल कैविटी के अंदर मौजूद है। इनका काम क्या है, फंक्शंस क्या हैं जी इनके? फंक्शन आप सबको पता है, 3 फंक्शंस हैं जो एमसीक्यूज में आपको आएंगे। फिल्ट्रेशन करना, लार्जर पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन हेयर, म्यूकस और सिलिया से ट्रैप हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद इनका जो सेकंड फंक्शन होता है वो मॉइस्चनिंग, मॉइस्ट कर देना हवा को, ठीक है। और नंबर 3 वार्म कर देना, गर्म करना, वार्मिंग, ताकि एयर का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाए और आपकी बॉडी के टेम्परेचर के तकरीबन बराबर हो जाए। ये काम जो है ना आपके नाक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ड्यू टू दीज थिंग्स। सिलिया अलग चीज है, हेयर अलग चीज है। हेयर तो ये यहाँ से हमें नजर भी आ रहे होते हैं, हेयर को तो कुछ बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो यहाँ से कट भी करते हैं। सो हेयर और चीज़ है, हेयर में बड़े पार्टिकल्स जो है ना वो ट्रैप होते हैं, छोटे पार्टिकल्स फिर सिलिया ट्रैप करता है, ठीक है। सिलिया ट्रैप करने के साथ साथ म्यूकस को आगे धकेलता भी है और उस वो जो सर म्यूकस और म्यूकस स्पेलिंग का फ़र्क है बेटे, ठीक है। वो अमेरिकन और ब्रिटिश के स्पेलिंग होते हैं ना, उसका फ़र्क है। ले बच्चों ये काम तो हो गया जी नेजल कैविटी के अंदर। अच्छा, जहाँ पे नेजल कैविटी ख़त्म होती है ना वहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी आते हैं, वहाँ से हवा अंदर चली जाती है। इसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए डायग्राम बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये फेरिंग्स बनाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम रख रहा हूँ, बल्कि फेरिंग्स के साथ साथ लैरिंग्स भी मैं आपको इसी डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। ये देखें, ये बच्चों आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैंने कुछ पार्ट्स बनाने की कोशिश की है। यहाँ से आप लोग खाते हैं, फूड एंटर होती है, यहाँ से आप लोग सांस लेते हैं, एयर एंटर होती है। बच्चों जब एयर इधर आती है, नहीं देखें ये एयर यहाँ से एंटर होगी और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो दोनों के लिए कॉमन है, दिस इज द फेरिंग्स। ये वाला हिस्सा बच्चों दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ये वाला हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है, ये हलक है, इसको उर्दू में हलक कहते हैं। ये कॉमन किसके लिए? जब आप खुराक खाते हैं वो भी आपके हलक में जाती है, जब आप सांस लेते हैं तो एयर भी आपके हलक में आती है। सो फेरिंग्स बेसिकली एक कॉमन एक चोक है जहाँ पे 2 पैसेजेस ऊपर से आ रहे हैं और 2 पैसेजेस इससे आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। जो खुराक है वो यहाँ से आप खाते हैं और खुराक इधर से पीछे वाली नाली में एंटर हो जाती है, जिसको एसोफेगस कहते हैं। और जब सांस लेते हैं तो सांस इधर से क्रॉस होता हुआ सामने वाली नाली में चला आता है, इसको ट्रैकिया कहते हैं, जिसको दबाने से सांस रुक जाता है और बंदा मर भी जाता है। सो सांस ऊपर से आके ऐसे और खुराक इधर से जाके पीछे वाली नाली में जाएगा। सो एसोफेगस और ट्रैकिया पड़ोसी हैं, आमने सामने एक दूसरे के। सामने वाली साइड पे ट्रैकिया और इससे पीछे वाली साइड पर आपको एसोफेगस मिलेगी। अभी कुर्बानी आ रही है, आप ट्रैकिया देख भी सकते हैं, आपको प्रॉपर नजर आ जाएगी। सो फेरिंग्स बेटे मस्कुलर पैसेज है, ये किस चीज का बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है। नोज के बारे में भी याद रखें, नोज में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बोन्स भी है, कार्टिलेज भी है और फैट भी है। नोज में 3 चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। कार्टिलेज का बना हुआ बोन, नरम हड्डी, सख्त हड्डी और फैट्स, ठीक है। हड्डी वो जो फेस की बोन्स होती हैं जो नाक को डिवाइड भी करती हैं, कार्टिलेज नरम हड्डी जहां तक हम वजू के दौरान पानी पहुंचाते हैं, और फैट ये सारा हिस्सा बाहर वाला फैट है। सो नोज के की कंपोजिशन बताए। फेरिंग्स की कंपोजिशन जस्ट मस्कुलर है, ये मसल्स का बना हुआ एक पैसेज है। और हाँ, इसके अंदर भी म्यूकस होगा, म्यूकस इसमें लाजमी है, यहाँ पे म्यूकस लाजमी होगा। वो वही काम करेगा जो नेजल कैविटी की म्यूकस ने किया है, सेम वही काम करेगा। क्या करेगा? आपको बताया था मैंने, ये एक तो मॉइस्ट कर देगा, जगह को मॉइस्ट कर देगा, और उसके बाद ये एयर को लैरिंग्स के अंदर चैनलाइज करेगा। ये लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स
पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉप ऑफ द ट्रैकिया, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, दिस इज द लैरिंग्स। फेरिंग्स के बिल्कुल बाद लैरिंग्स आता है, इतना हिस्सा जिसको मैं अभी ये लैरिंग्स का पार्ट है। लैरिंग्स स्टार्ट हो जाता है बच्चों। लैरिंग्स समझने के लिए, लैरिंग्स समझने के लिए आपने ध्यान से फोकस करना है कि लैरिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं बच्चों। लैरिंग्स इटसेल्फ अगर इसकी कंपोजिशन चेक करें तो ये बेसिकली कार्टिलेज का बना हुआ है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। और कार्टिलेज एक नरम हड्डी को बोलते हैं। सो ये कार्टिलेज का बना हुआ, इसीलिए इसको कार्टिलेजनस बॉक्स कहते हैं। ये एक बॉक्स की तरह होता है जो ट्रैकिया के ऊपर और फेरिंग्स के नीचे होता है, ठीक है। तो इसके कार्टिलेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों कार्टिलेज है ना, दैट इज एपिग्लोटिस। उसको समझने के लिए आपको पहले ग्लोटिस समझना पड़ेगा बच्चों। अगर मैं इस बॉक्स को ना मेंशन करूं और इसके इस सुराख को मेंशन करूं, ये जो सुराख है, ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बच्चों ग्लोटिस कहते हैं। हमेशा याद रखें, ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। जिस सुराख के जरिए हवा लैरिंग्स में दाखिल होगी, इस सुराख को ग्लोटिस कहते हैं। लेकिन यह सुराख खाना खाने के दौरान तकरीबन बंद हो जाता है, नॉट कंप्लीटली, पार्शली बंद हो जाता है, तकरीबन बंद हो जाता है, ड्यू टू एपिग्लोटिस, ड्यू टू एन एपिग्लोटिस, जो कि एक लिड है। ये लिड है और ये कार्टिलेज की बनी हुई लिड है। ये कैसे काम करती है, ध्यान से आपने इसका फिनोमिना समझना। जब आप लोग खाना खा रहे होते हैं, जिसको आप लोग स्वेलविंग का प्रोसेस कहते हैं, निगलना। जब आप लोग कोई नवाला खाते हैं तो सबसे पहले बच्चों वो बोलस बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये खाया और ये बोलस बन गया। अब आप स्वेलविंग करेंगे, इसको निगलेंगे। निगलते वक्त याद रखो बच्चों, निगलते वक्त टंग जो है ना, जबान, वो बैकवर्ड जाएगी। टंग बैकवर्ड मूवमेंट होगी। टंग जब बैकवर्ड जाएगी तो वो इस बोलस को पीछे की जानिब हलक में लैरिंग्स की तरफ धक्का लगाएगी और लैरिंग्स की जो ओपनिंग है या लैरिंग्स इटसेल्फ, वो थोड़ा सा अपवर्ड उठ जाएगा। लैरिंग्स थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, मूव्स अपवर्ड। बच्चों लैरिंग्स के ऊपर उठने की वजह से, ऊपर कैसे बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर ये लैरिंग्स है, देखें ये लैरिंग्स है, तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर उठने की वजह से और जबान के बैकवर्ड पुश करने की वजह से बोलस इस एपिग्लोटिस को पुश करेगा। ये देखें, ये एपिग्लोटिस मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी और फिर ये यहां से स्लिप होता हुआ इसोफिगस में जाके गिर जाएगा। सो ये देखें, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आने की वजह से एपिग्लोटिस के ये सुराख पार्शियली क्लोज हो गया, पार्शियली क्लोज हो गया। सो इन दोनों की वजह से क्या होगा, एपिग्लोटिस मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा, हॉरिजॉन्टल। और उसके नतीजे में क्या होगा, जो ग्लोटिस होगा ना बच्चों, वो पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, वो पार्शियली क्लोज हो जाएगा। इतना क्लोज के उसमें से क्या नहीं गुजर सकती, उसमें से खुराक नहीं गुजर सकती। अगर खुराक इधर आ गई ना बच्चों, तो ये लंग्स में चली जाएगी और एस्पिरेशन नमोनिया हो सकता है। सो ये खुराक दोबारा से देखें, जब यहाँ से टंग ने, जबान ने पुश किया, तो ये खुराक इस एपिग्लोटिस को पुश करती हुई यहाँ पे गिरी और इसने पार्शियली क्लोज कर दिया सुराख को। ये फिर दोबारा से वर्टिकल हो गई है, दोबारा से वर्टिकल हो गई है और ये सुराख फिर से ओपन हो गया, फिर से ओपन हो गया। अब मजीद बोलस आएगा, वो दोबारा इसको टंग की मदद से पुश करेगा, लैरिंग्स थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ये इसको क्लोज कर देगा पार्शियली और ये फिर इधर आकर गिरेगा। सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म विच आर इन्वॉल्व्ड इन स्वेलविंग। सो ये फंक्शन किसका था, लैरिंग्स का था। ये ही बचाता है खुराक को लंग्स में जाने से। प्लस इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स होता है बच्चों। वॉइस बॉक्स के अंदर आप सबको पता है वोकल कॉर्ड्स का पेयर होता है, वोकल कॉर्ड्स का पेयर होता है, ठीक है। और ये वोकल कॉर्ड्स
क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये बैंड्स होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं इस लैरिंग्स की। बेसिकली ये लैरिंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। मसलन जी अगर सेल है ना, हमने सेल की एक्सटेंशन पढ़ी हुई है ऐसे, ये इसी तरह लैरिंग्स की एक्सटेंशन होती है और ये बैंड्स बनते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं तो साउंड पैदा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे लैरिंग्स के। सो लैरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ था और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्टिलेज ये एपिग्लोटिस, जो इसका ढक्कन है, जो लिड है, जो इसको पार्शियली क्लोज कर देता है। इसके बाद आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है बच्चों, ट्रैकिया। ट्रैकिया लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे ये ट्रैकिया है, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ट्रैकिया के बारे में बच्चों याद रखें कि ट्रैकिया की कंपोजिशन में क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर कार्टिलेज है लेकिन रिंग्स की फॉर्म में है, सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये क्या करते हैं, ये इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, प्रिवेंट कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये इसको कोलैप्स नहीं होने देते, ये इसको बंद नहीं होने देते, वरना अगर सांस की नाली बंद हो गई तो बच्चों सांस ही नहीं जा पाएगा। तो इसका फंक्शन आपने एमसीक्यू में याद रखना है। प्लस इसके एपिथेलियम में भी सिलिएटेड है, सिलिया लगे हुए हैं और म्यूकस भी है। ठीक है, म्यूकस भी है और सिलिया भी है। ये वही काम करेंगे जो पहले करे थे, मॉइस्चर प्लस फिल्ट्रेशन यहां पर भी होगी। ठीक है, सिलिया, और क्योंकि अगर कोई चीज रह गई है, फिल्ट्रेशन नहीं हुई उसकी, तो वो लंग्स में जाके नुकसान करेगी। सो लंग्स में जाने से पहले पहले उसको सिलिया और म्यूकस ट्रैप करेंगे और फिर ये सिलिया बीटिंग करके इस म्यूकस को अपवर्ड लेकर जाएगा, ताकि ये लंग्स की तरफ जाने के बजाय म्यूकस हलक में पहुंचे और हलक से फिर उसको आप निगल लेते हैं। समटाइम ऐसा फील होता है कि हलक में कोई चीज आई है, फिर आप उसको निगल के या तो थूक देते हैं या निगल लेते हैं, वो स्टमक में जाके मर जाते हैं, जो भी था, पार्टिकल था, बैक्टीरिया था। सो अगर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई पार्टिकल ट्रैकिया में चला भी गया तो उसको म्यूकस ने पकड़ लेना है, लेकिन फिर ये सिलिया उसको पुश कर करके, बीटिंग कर करके, देखिए ये सिलिया है ना, सिलिया जब बीटिंग करेंगे ना तो म्यूकस को धकेलेंगे ऊपर की जानिब, म्यूकस ऊपर आता जाएगा और इस तरफ हल्क में आ जाएगा। हल्क से यह म्यूकस या तो आप निगल लेंगे, स्टमक में ले जाएंगे, या इसको आप थूक भी सकते हैं अगर थोड़ा सा जोर लगाएं तो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी अल्लाह ने प्रोटेक्शन बहुत रखी हुई है। कोई अगर नाक के बालों और सिलिया से बच भी जाए तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, यहाँ से वो वापस हल्क में भी आ जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, सिलिया ऐसे ऊपर की जाने बीटिंग करके म्यूकस को वापस धकेल सकते हैं। देयर इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है, सो हवा आगे भी जा रही है, साथ साथ फिल्ट्रेशन का अमल जारी है। अब यहां से इंपॉर्टेंट जो चीज स्टार्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, वो बच्चों ब्रोंकाई है। ये आप लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है कि ब्रोंकाई किस तरह से फंक्शन प्ले करते हैं और वो कैसे होते हैं और कहां पे होते हैं। ले बच्चों, मैं ट्रैकिया को डिवाइड करने लगा हूं ब्रोंकाई के अंदर। ध्यान से आप देखेंगे, आप लोगों को भी बड़ा जो है ना फोकस करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये देखें ब्रोंकाई 3 तरह के होंगे। सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, जो कि ट्रैकिया के डिवाइड होने से बनते हैं। दो इनकी तादाद है, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। ठीक है बच्चों, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। दोनों कहाँ जाते हैं बच्चों, लंग्स के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई ये कहाँ जाते हैं, लंग्स के अंदर। फिर सेकंड नंबर पर बच्चों आते हैं, सेकंड नंबर पर आते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये कहाँ जाते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं बच्चों टर्शियरी ब्रोंकाई। ध्यान से देखना है आपने कि ये चक्कर क्या चल रहा है। ये दोनों ब्रोंकाई बच्चों लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। एक ये लंग, ठीक है जी, ज़्यादा बड़ा बन गया है, थोड़ा छोटा कर लें। बट एक ये है और एक ये है, ये दोनों बच्चों लंग्स हैं, ये दोनों लंग्स हैं। इन दोनों के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर हुए हैं। दिस वन आर प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई हर लंग्स यानी कि फेफड़े को हवा पहुंचाते हैं। इन प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होते हैं।
ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह मेमोराइज करनी है कि सी शेप कार्टिलेज रिंग्स ना सिर्फ ट्रैकिया में थे बल्कि प्राइमरी ब्रोंकाई में भी थे। जैसे जैसे ये आगे जाता है लंग्स की ना बच्चों लूब्स होती हैं। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग की 3 लूब्स होती हैं। ये सुपीरियर लूब है, ठीक है बच्चों, ये इंफीरियर लूब है और ये दरमियान वाली मिडल लूब है। 3 लूब्स होती हैं। ऊपर वाली सुपीरियर लूब, सुपीरियर मीन टॉप पे है, दरमियान वाली मिडल लूब, मिडल लूब और नीचे वाली इंफीरियर लूब, इंफीरियर। 3 लूब्स हैं। लेफ्ट लंग की बच्चों 2 ही लूब्स होती हैं। लेफ्ट लंग की बच्चों 2 ही लूब्स होती है। एक होती है सुपीरियर लूब टॉप वाली और एक होती है इंफीरियर। ये अल्लाह ताला ने फेफड़ों के पोर्शंस बनाए हुए हैं, खाने बनाए हुए हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई जब ये डिवाइड करता है तो सेकेंडरी जो ब्रोंकाई निकलते हैं वो इनको हवा पहुंचाते हैं। 3 इसके निकलेंगे और 2 इधर से निकलेंगे। क्यों? आप लोगों से क्वेश्चन है, इसकी 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई क्यों निकली हैं और इसकी 2 ब्रोंकाई क्यों निकली हैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा? उसको इंशाल्लाह मैं शाबाशी दूंगा। इस प्राइमरी ब्रोंकाई में से 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई निकली हैं और इसमें से 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई निकली हैं। क्यों? वजह बताएं बच्चों, जल्दी से वजह बताओ, इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी हो जाएगी याद करने में। बताओ जल्दी बेटे वजह। शाबाश, बिल्कुल। इसकी 3 लूब्स हैं, 3 हिस्से हैं, तो तीनों हिस्सों को एक एक नाली हवा पहुंचाएगी और इसके 2 हिस्से हैं सो इसको 2 जो है ना ये ब्रांचेस हवा पहुंचाएंगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स रिप्लेस हो जाती हैं और इसके अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स होती हैं। रिंग्स नहीं होती बल्कि इर्रेगुलर प्लेट्स होती हैं। ये तो सी शक्ल है ना, प्रॉपर शक्ल है, इसमें प्लेट्स इर्रेगुलर शक्ल की होती हैं। टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई क्या होगा? लेफ्ट साइड हार्ट होता है इसलिए ला हौला वला कुव्वा बेटे, उसमें मिडल पोर्शन नहीं है इसलिए 2 हैं। ध्यान से देखें, ठीक है। लूब्स 2 हैं, लूब्स मीन हिस्से। ये मजीद डिवाइड होगा बच्चों, ये मजीद जो है ना डिवाइड होगा। क्यों? ये बच्चों टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगा। टर्शरी ब्रोंकाई क्या करेंगे? ये लूब्स के अंदर भी जो मौजूद सेगमेंट्स है ना, हिस्से हैं, मजीद छोटे छोटे सेगमेंट हर लूप के अंदर है, उनको हवा पहुंचाएंगे और इनके अंदर बच्चों कार्टिलेज की वही प्लेट्स होंगी जो ऊपर है, कार्टिलेज की प्लेट्स हैं। सो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई कार्टिलेज प्लेट्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। मसल्स आपको पता है इन सब में ही होंगे, ठीक है बच्चों। तो ब्रोंकाई समझ आ गया। ब्रोंकाई ने लंग्स के तमाम हिस्सों को क्या पहुंचाया? हवा पहुंचा दी। तो इसके बाद स्टार्ट होते हैं बच्चों ब्रोंकियोल्स। जब ये इतना ज्यादा डिवाइड कर जाते हैं और 1 मिलीमीटर से कम इनका डायमीटर होता है तो बच्चों ये ब्रोंकाई बन जाते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई पहले जो है ना टर्मिनल ब्रोंकाई बनता है, टर्मिनल ब्रोंकाई बनता है और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई आता है। ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, पहले टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। इन दोनों में कार्टिलेज नहीं होता, इन दोनों की जो है ना वो क्या नाम है, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। सो नो कार्टिलेज, कार्टिलेज खत्म, कार्टिलेज खत्म हुआ है तो इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम हो चुका हुआ है, 1 मिलीमीटर से कम। और ये मजीद जब डिवाइड करते हैं तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बनता है, इनमें भी कोई कार्टिलेज नहीं है। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है, ये बात याद रखें, यहाँ गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है। ये ब्रोंकियोल मजीद डिवाइड होते हैं और अल्व्यूलर डक्ट्स बनती हैं। अल्व्यूलर डक्ट्स इवेंचुअली रीचेस टू अल्व्यूलाई, लेकिन ये अल्व्यूलाई इकट्ठे होते हैं और एयर सैक की फॉर्म में होते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा एयर सैक एक लंग्स में होते हैं, एक लंग में होते हैं और हर एयर सैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अल्व्यूलाई होते हैं। सो इसलिए एयर सैक को हम फंक्शनल यूनिट करार देते हैं
लंग्स का, बिकॉज उसके अंदर ना सिर्फ अल्व्यूलाई हैं बल्कि ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। सो फंक्शनल यूनिट्स आर एयर सैक। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो इसका बड़ा करके बनाना पड़ेगा। इतना सा पोर्शन जब मैं बड़ा करके बनाऊंगा, ये मिटा देता हूँ ताकि मुझे ये बनाने में आसानी हो। इतना सा पोर्शन जब मैं बड़ा करके बनाऊंगा ना बच्चों, तो ये देखें, ये आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एयर सैक्स मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा एयर सैक मौजूद हैं, ठीक है। और इसी तरह का एक और यहाँ पे भी होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह का एक यहाँ पर भी होगा। सो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। इसी तरह का एक जो है ना वो यहाँ पर भी है, ध्यान, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एयर सैक्स मौजूद हैं, एयर सैक बच्चों मौजूद हैं। ये देखें, ये ऊपर से डिवाइड हो रहे हैं और इसी तरह का एक और यहाँ पे मौजूद है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों एयर सैक्स हैं, ये थैलियाँ हैं, ये फंक्शनल यूनिट है। इनके अंदर ना सिर्फ हवा आ रही है बल्कि ब्लड वेसल्स भी आ रही हैं, इनमें से एक अल्व्यूलाई को बड़ा करके देखते हैं। इनमें से एक अल्व्यूलाई को बच्चों जब हम बड़ा करते हैं ऐसे, ये एक अल्व्यूलस है, दिस वन इज अ सिंगल अल्व्यूलस। इस अल्व्यूलस के गिर्द ब्लड कैपिलरी मिलेगी हमें, जो मैंने आपको समझानी है। ये बच्चों ब्लड कैपिलरी है, इसमें ब्लड है। ये पल्मोनरी, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स होती है ना, ये उनकी एक्सटेंशन है। इस अल्व्यूलस के अंदर एयर आती है ऊपर से और इसमें ब्लड आता है फ्रॉम ब्लड वेसल्स। अब ये देखें हम लोग कहाँ पे मौजूद है, अल्व्यूलस के अंदर। ये कैपिलरी है। सो अल्व्यूलस जो है ना वो कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं और ये दोनों चीज़ें एयर सैक में बंद होती हैं और काफ़ी ज़्यादा एयर सैक्स जो है ना वो फिर एक लंग के अंदर मौजूद होते हैं। जब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से हवा आती है तो वो अल्व्यूलर डक्ट में जाती है, अल्व्यूलर डक्ट से हवा जो है ना वो अल्व्यूलस में जाती है। अल्व्यूलस के गिर्द ब्लड कैपिलरीज हैं, ना सिर्फ अल्व्यूलस के गिर्द हैं बल्कि अल्व्यूलर डक्ट्स के गिर्द भी हैं और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के गिर्द भी आपको क्या मिलेंगी, ये ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स मिलेंगी। सो ये ब्लड वेसल्स बच्चों क्या करेंगी, ये ब्लड वेसल्स गैसियस एक्सचेंज का काम करेंगी और वो एक्सचेंज अब आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया समझना, कि एयर जो है ना वो ऊपर से फ्रेश आ रही है और ब्लड जो है ना ये इम्प्योरिटी वाला है, डीऑक्सीजनेटेड है। अब अगला काम बहुत आसान है। यहाँ पे होने क्या जा रहा है, जब आपने इनहेलेशन की, हवा अंदर एंटर हुई, ये ट्रैकिया से होती हुई हवा प्राइमरी ब्रोंकाई में गई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से अल्व्यूलाई। जब ये अल्व्यूलाई में हवा पहुंचेगी तो हवा के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, साथ ही ब्लड आएगा। ब्लड कहाँ से आएगा, पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स के अंदर ब्लड आएगा। ये मैं ब्लड कैपिलरी लंग के अंदर दाखिल करने लगा हूँ बच्चों। ये ब्लड कैपिलरी ये डिवाइड होगी इसके साथ साथ और ये ब्लड कैपिलरी फिर यहाँ से एंटर होगी और ब्लड वेसल है, ये पहले पल्मोनरी ट्रंक की वो एक्सटेंशंस हैं और वहाँ से एंड पे कैपिलरीज बनेंगी जो इन अल्व्यूलाई को घेरे में ले लेंगी। सो ये ब्लड है और ये एयर है। अब आपने ध्यान से नोट करना है कि इनके दरमियान कितने पर्दे हैं। आपको क्या लग रहा है, जब ये एक्सचेंज करेंगे ब्लड और एयर, तो आप इसको अगर बड़ा करके देखें, अब इसको बड़ा करके कहाँ पे बनाएं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये अल्व्यूलाई है, अल्व्यूलस है और ये इसके गिर्द जो है ना ये ब्लड की कैपिलरी है। इसमें क्या है बच्चों, ब्लड, ब्लड खूबसूरत सा लिखें। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाएगी और एयर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगी। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन को ब्लड में जाने के लिए कितनी एपिथेलियम क्रॉस करनी पड़ेगी, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एयर में जाने के लिए कितनी एपिथेलियम क्रॉस करनी पड़ रही है। एक एपिथेलियम, ये अल्व्यूलस की एपिथेलियम है, अल्व्यूलस की एपिथेलियम है। ये भी बच्चों
एपिथेलियम ऐसी है जो सिलिएटेड नहीं है। जब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आते हैं ना, ये वाले कहां पे, यहां पे सिलिया नहीं होते। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आगे जितना भी मटेरियल है, नालियां हैं और ये थैलियां, उनमें सिलिया नहीं है। अब सिलिया नहीं है, ठीक है बच्चों, सिलिया नहीं है। म्यूकस स्टिल इज प्रेजेंट, लेकिन सिलिया नहीं है, ठीक है। ये एपिथेलियम सरफेक्टेंट रिलीज करेगी अंदर वाली तरफ। सरफेक्टेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो बच्चों, एल्व्यूलस के अंदर सरफेक्टेंट होगा ये वाला। अब ये डायग्राम उसके नीचे बनाएंगे। ये सरफेक्टेंट क्या करेगा, किसी को पता है ये सरफेक्टेंट किस चीज का बना होता है और क्या करता है? एल्व्यूलस के अंदर वाली जानिब जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग बच्चों सरफेक्टेंट, ये लाइनिंग सरफेक्टेंट है, ठीक है जी। इसको हम सरफेक्टेंट कहते हैं। जो क्या करता है आप लोग बताएंगे। दिस वन इज सरफेक्टेंट। ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया पोर्शन, ये सरफेक्टेंट है। ये केमिकल्स का मिक्सचर है। बताएंगे कोई ये क्या करता है? एल्व्यूलाई की अंदर वाली जो लाइनिंग है एपिथेलियम की, वो सिक्रीट करता है ये वाला एपिथेलियम, ये वाला सरफेक्टेंट। ये सारा सरफेक्टेंट है जो एल्व्यूलस की लाइनिंग को घेरे में कवर करके रखता है। ये क्या करता है, क्यों सिक्रीट हुआ बच्चों एल्व्यूलस? कोई बताएगा? इसका फंक्शन एमसीक्यूज में याद करना है, आपने पढ़ा भी हुआ होगा, आपकी रिवीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा? जल्दी बताओ बच्चों। शाबाश बच्चों, ये बना होता है लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन्स का ये मिक्सचर होता है और ये करता क्या है, ये फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है बच्चों फ्रिक्शंस को। जो टेंशन होती है, सरफेस टेंशन, जिससे फ्रिक्शन पैदा होती है, ये उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। रिड्यूस, रगड़, दबाओ। जो हवा ऊपर से आ रही है ना बच्चों, ये जो हवा अंदर आ रही है, ये हवा प्रेशराइज्ड हवा है। प्रेशर के साथ हवा अंदर आती है। सो ये प्रेशर से जो हवा अंदर आती है, लंग्स के एल्व्यूलाई को डैमेज करती है। सो ये उसकी टेंशन को, दबाव को, जो रगड़ पैदा हो रही है तेजी से हवा आने की वजह से, आपको पता ना, जो ऊपर से दबाव आएगा हवा का, तो वो दबाव इन बिचारी पतली सी दीवारों पे पड़ेगा और ये दीवारें डैमेज हो सकती हैं। लिहाजा सरफेक्टेंट इस दबाव को अपने ऊपर ले लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। और याद रखें, इसी से फिर एक डिजीज होती है। अगर कोई बच्चा कम उम्र में पैदा हो गया, अपने 280 डेज कंप्लीट नहीं कर पाया, 7 मंथ्स से पहले पैदा हो गया, इमैच्योर इन्फेंट, तो याद रखें उसमें एमसीक्यू भी याद यही है कि वो अपने लंग्स कोलैप्स उसके लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसका सरफेक्टेंट नहीं बना था। अभी उसको 2-2.5 महीने रहते थे पैदा होने में, वो जल्दी पैदा हो गया, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुई, अभी उसका सरफेक्टेंट नहीं बना, इसलिए उसके लंग्स डैमेज हो जाते हैं और वो मरने के रिस्क पे होता है ड्यू टू डैमेज ऑफ द एल्व्यूलाई। तो सांस नहीं सही ले पाता, उसके एल्व्यूलाई में टेंशन ज़्यादा होती है, हवा का दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर उसकी डेथ होने का खतरा होता है। सो अगर वो अपनी डेवलपमेंट का टाइम कंप्लीट करता 9 मंथ्स to 80 डेज, तो फिर ये सरफेक्टेंट बन जाता और उसके लंग्स के अंदर हिफाजत हो जाती। सो जल्दी पैदा हुआ तो हिफाजत नहीं हो सकी। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, इज इट क्लियर? शाबाश। अब बस आपसे एक क्वेश्चन है, ये जो ब्लड कैपिलरी में आया हुआ, ये क्यों आया? बल्कि मैं ही बता देता हूँ। ये ब्लड एयर के साथ गैसेस एक्सचेंज करने आया। 2 पर्दे बीच में है, 2 पर्दे बहुत बारीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है बारीक होता था कि उसमें से गैसें गुजर सके। सो एल्व्यूलाई की जो एपिथेलियम बहुत बारीक होगी, तो इससे आसानी से ये गुजर सकती हैं गैसें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, ब्लड यहाँ पे कहाँ से आया? ब्लड कहाँ से आया? लंग्स में तो हवा आती है ना, ब्लड कहाँ से आया जी? 5 मिनट में बच्चों छुट्टी देते हैं आपको, बस मुझे जवाब बता दें, ब्लड कहाँ से आया बच्चों? ब्लड कहाँ से आया? जल्दी से बताओ।
कहाँ से आया और क्यों करने आया, क्या करने आया। शाबाश, सोचें और जवाब दें। ब्लड कहाँ से आया, हार्ट से, ठीक है। हार्ट से क्या करवाने आया है, ऑक्सीजनेशन करवाने आया है। और ऑक्सीजनेशन कैसे करवाएगा, गैसियस एक्सचेंज के जरिए। देखिए ऑक्सीजन लेके वापस हार्ट में जाएगा, ये बात आपको समझाऊंगा सर्कुलेशन में। वापस हार्ट में जाएगा पल्मोनरी वेन के जरिए और वहां से फिर पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। लें जी, अब आप लोगों के साथ 2-3 बातें आखिरी करके छुट्टी देते हैं। लंग्स के बारे में आपको पता है कि लंग्स जो है ना ये अनइक्वल होते हैं दोनों। राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी 3 लूब्स होती हैं, स्पंजी होते हैं। स्पंजी मीन बहुत नरम होते हैं। एल्व्यूलाई कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई होते हैं बच्चों। इसमें कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई। कहाँ पे होते हैं सबको पता है, बल्कि आपसे पूछते हैं कहाँ पे होते हैं बच्चों। लंग्स की लोकेशन क्या है, लंग्स कहाँ पे होते हैं, शाबाश जल्दी से बताएं। शाबाश, लंग्स बेटे कहाँ पे होते हैं, थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी में जो है ना ये लंग्स मौजूद होते हैं। और इनकी प्रोटेक्शन के लिए पसलियां, रिब्स होती हैं, सबको पता है। और इसके नीचे, लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। और लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है ये वाली जिनके अंदर लंग्स बंद है, इन मेम्ब्रेन्स को प्लूरा कहते हैं, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भी होता है बच्चों। ये प्लूरा है, ठीक है, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन्स, इनके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है जो इसकी हिफाजत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये डबल लेयर्ड बारीक सी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो लंग्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते वक्त इसको डैमेज होने से बचा लेती हैं। ओवरऑल पूरे लंग्स की हिफाजत कर रही होती हैं। सो ये लंग्स के बारे में कुछ बातें आपको मैंने बता दी हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। कार्टिलेज कहाँ पे ख़त्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लास्ट कार्टिलेज आपको मिला ब्रोंकाई पे। कहाँ पे कार्टिलेज ख़त्म हुआ, ब्रोंकियोल में। ये पहली जगह है जहाँ पे कार्टिलेज नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था कार्टिलेज, लेरिंग्स से। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, कार्टिलेज कहाँ से कहाँ तक मौजूद है। कार्टिलेज प्रेजेंट है बिटवीन लेरिंग्स टू ब्रोंकाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। कार्टिलेज लेरिंग्स के अंदर एक बॉक्स की शक्ल में है और एपिग्लोटिस है कार्टिलेज। ट्रैकिया में सी रिंग्स है, प्राइमरी ब्रोंकाई में सी रिंग्स हैं, सेकेंडरी और टर्शरी में प्लेट्स हैं कार्टिलेज की। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कार्टिलेज कब है और कब नहीं है। बाकी मसल्स, मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो फेरिंग्स में भी है, लेरिंग्स में भी है, ट्रैकिया में भी है, ब्रोंकाई में भी है, ब्रोंकियोल्स में भी है, एल्वुलर डक्ट्स में भी है। तो स्मूथ मसल्स सारी डक्ट्स के अंदर, सारी नालियों के अंदर लाजमी है। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन कार्टिलेज ब्रोंकाई के बाद नहीं है, ठीक है, कार्टिलेज ब्रोंकाई के बाद नहीं है, ठीक है। इतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, याद रखना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर कार्टिलेज ऊपर भी ना होता तो ऊपर वाली लंग्स की जो ऊपर वाली जो लंग्स तक पहुंचने वाली ट्यूब्स है ना, ट्रैकिया वगैरह, ब्रोंकाई, इनमें भी अगर कार्टिलेज ना होता तो डैमेज ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि ये नर्म इतनी हो जाती और ये हल्का सा दबाते तो अब मरने का चांस है। लेकिन अब थोड़ा ज़ोर से दबाएं तो बंदे का गला दबता है, ठीक है। लेकिन लंग्स के अंदर तो आप दबा नहीं ना सकते इस तरह इनहाली। सो लंग्स के अंदर जो चीज़ें मौजूद है उनमें कार्टिलेज का कोई काम नहीं है। इनमें सख्ती की ज़रूरत थी, इसलिए कार्टिलेज मौजूद है। ले बच्चे, अब छुट्टी है। स्ट्रक्चर मैंने आपको सारा समझा दिया, पूरा एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल के साथ। अब आप लोगों की जो है ना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अगर हुए देखते हैं अपलोडेड हैं या नहीं। ले बच्चे, एमसीक्यूज नहीं है सो आपको छुट्टी देंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ईद के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से सारे बच्चों को एडवांस में ईद मुबारक।
और ये जो मैंने स्ट्रक्चर समझाए हैं, इवन आपको जो विंड पाइप बताइए ट्रैकिया, ये आप जब कुर्बानी करेंगे तो उसकी विंड पाइप लाजमी देखिएगा। उसके लंग्स देखिएगा कि लंग्स के अंदर ना सिर्फ ब्रोंकाई एंटर हो रहा है बल्कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स भी एंटर हो रही हैं। सो ये आप लोगों को और आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा और इससे एसोसिएटेड चीज़ें जो है ना वो आपने उस कुर्बानी के जानवर की देखने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सो मिलते हैं जी ईद के बाद। एडवांस ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।